हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का इस नई क्लास में। दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो गई। एक पेपर हो चुका है हिंदी का। आशा करता हूं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अब जो खास पेपर है हमारा वो है मैथ का, जो 3 दिन बाद है। सीबीएसई का भी वो पेपर अभी कुछ समय बाद है मैथ का पेपर, पर यूपी बोर्ड का 27 तारीख में है। 3 दिन ही बचे हुए हैं। तो बच्चों, एमसीक्यू सीरीज जो बोर्ड की दृष्टि से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हमने एमसीक्यू सीरीज चलाई हुई थी चैप्टर वाइज, उसकी कुछ क्लासें अब तक हो चुकी है। अब जो है बेटा, थोड़ा सा उसमें मैंने फेरबदल करा है, क्योंकि अब हम चैप्टर वाइज नहीं कर सकते, समय कम है। अब जो मैं क्लास लेकर आया हूँ आज, इसमें ऑल चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन है, और जितनी भी 3 दिन के अंदर वीडियो डालूंगा उसमें ऑल चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इन एमसीक्यू क्वेश्चनों को नोट कर लेना और इनका अच्छे से रिवाइज जरूर करके जाना। पेपर में बहुत फायदेमंद जो आपको मिलेगा इन क्वेश्चनों से, और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन में तो मिलेगा ही मिलेगा, और सब्जेक्टिव में भी जरूर मिलेगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। जो पहला क्वेश्चन ये है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो 3 होती है: माध्य, माध्यक और बहुलक। यानी माध्यक का दूसरा नाम माध्यिका भी होता है। तो माध्य, माध्यिका या माध्यक बोल दो, और एक बहुलक। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। बारंबारता ये नहीं है, संचय बारंबारता ये भी नहीं है, वर्ग अंतराल ये नहीं है, तो बहुलक। तो आंसर हमारा डी है। तो डी आंसर हमारा सही है, बहुलक। दूसरा क्वेश्चन जो है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका है। यानी ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका पूछी है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें प्राकृतिक संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। तो प्रथम 10 की बात करिए तो 1, 2, 3, 4, इस तरह करके 10 तक लिख देंगे। इनकी जो माध्यिका पूछी है, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, देखो वो 2 फॉर्मूले होते हैं। यदि ये जो संख्या है काउंट करके अगर कोई एक सम संख्या आ रही है तो अलग फॉर्मूला यूज होएगा, और यदि विषम संख्या आ रही है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। फिलहाल ये 10 है, 10 मतलब कैसी संख्या? एक सम संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर, वो होता है n/2, यानी n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, और सबके बटे में 2। ये फॉर्मूला यूज होएगा इसमें। तो n कितना है? 10। इन्हें काउंट करना है 1 2 3 ऐसे करके 10 है, तो n का मान कितना है? 10। तो n की जगह रखेंगे 10, 10/2वां पद प्लस 10/2 + 1वां पद, और सबके बटे में 2। तो 2 पंजे 10, यहाँ भी 2 पंजे 10, तो यहाँ ये आएगा 5वां पद प्लस 5 और 1 6वां पद बटे में 2। 5वां पद कितना है? 1 2 3 4 5, 5वां पद 5 है, और 6वां पद कितना है? 6, और बटे में 2। बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि ये आरोही क्रम में ना है तो इन्हें आरोही क्रम में लगाना है पहला। यदि ये आरोही क्रम में ना होंगे और कोई इस तरीके की संख्या दे रखी है तो पहले उन्हें आरोही क्रम में लगाना। आरोही क्रम जो है बढ़ता क्रम, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो पहले उसका आरोही क्रम में लगाना पड़ता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे ये तो आरोही क्रम में लिखे हुए हैं इसलिए मुझे बदलने की जरूरत नहीं हुई। तो आरोही क्रम में जरूर रखते हैं। 5 और 6 कितना हुआ? 11, 11/2। जब इसे भाग देंगे तो 5.5, 5.5 मतलब। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। तो इसकी माध्यिका कितनी है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका आएगी 5.5। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। sin² थीटा प्लस 1 बट्टे में 1 + tan² थीटा। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसे रफ कर लेता हूँ, यही को बता दूंगा। sin² थीटा प्लस 1 बट्टे में 1 + tan² थीटा। ये पूछ रहा है पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो sin² थीटा, देखो बच्चों सभी फॉर्मूले याद रखेंगे। अब सभी के सभी फॉर्मूले याद रखने हैं इस टाइम। 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। sin² थीटा प्लस 1/sec² थीटा क्या होता है? cos² थीटा। और sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है? 1। तो इसका आंसर कितना आया? 1। तो ऑप्शन डी जो एकदम सही है। देखो यहाँ कुछ नहीं है, फॉर्मूले बेस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल फॉर्मूले बेस, फॉर्मूला याद है तो आराम से हो जाएगा, और कुछ नहीं। sin² थीटा प्लस
1/tan² थीटा था, 1+tan² थीटा ये फॉर्मूला बन रहा है, ये लिख दिया sec स्क्वायर, 1/sec² थीटा है cos स्क्वायर और sin² थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो ए का आंसर इसका डी। इस तरीके से ये सवाल करा है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए कई बार। क्वेश्चन नंबर 4 और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसकी प्रायिकता की यथार्थ रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष, अधिवर्ष बोलते हैं लीप ईयर, जो लीप ईयर यानी लीप ईयर न हो, तो 53 रविवार, 53वां जो एक जो एक्स्ट्रा है वो 53वां रविवार, जो 53वां जो दिन है, जो लास्टवा जो है वो ये कह रहा। देखो बच्चों, पहले इस बात को समझ लो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि जो लीप ईयर वर्ष ना है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल 365 दिन वाले, तो ये नॉर्मल ईयर जो है इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। तो ये कह रहा है ये जो 1 दिन है ना, ये उसकी प्रायिकता बताने कि ये संडे हो यानी रविवार हो, इसकी प्रायिकता पूछ रहा। क्वेश्चन में ये बात पूछी है, वो इसमें यही कहा 53वां रविवार हो निम्नलिखित है, तो उसकी प्रायिकता बतानी कितनी है। तो नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता है, 1 दिन होता है। अगर लीप ईयर हो तो उसमें 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। तो फिलहाल हम लीप ईयर की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल ईयर की बात कर रहे। उसमें साफ साफ बोल रहा है कि कैसा, वो अधिवर्ष ना हो, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर ना हो, तो नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। अब ये जो 1 दिन है ये, वो ये कह रहा है कि ये रविवार हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो ध्यान देंगे, देखो ये 52 सप्ताह, नॉर्मल सी बात है, 52 सप्ताह है, सप्ताह पूरे पूरे यार, ये इनमें रविवार होना है वो तो नॉर्मल है, वो तो है ही है, इन्हें तो भूल जाओ। अब बात करेंगे केवल इसे 1 दिन की, 1 दिन की। अब इसे 1 दिन में ये जो 1 दिन ये क्या हो सकता है, ये संडे हो सकता है यानी रविवार भी हो सकता है, ये मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। ये 7 दिनों में से कोई सा 1 दिन हो सकता है, पर उसने कही रविवार ही हो। तो भाई टोटल कितने दिन है, टोटल है 7। हफ्ते में कितने दिन हो यानी सप्ताह में 7 दिन। और संडे क्या, संडे सप्ताह में एक ही बार तो आएगा, ये थोड़ी लगातार संडे चलो जाएंगे, एक ही दिन आएगा। तो जो आने की वो है अनुकूल करना वो 1 ऊपर, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/7। तो आंसर हमारा कौन सा, बी, 1/7 ये इसकी प्रायिकता है। ये बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने थे। आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों जो फॉर्मूले है उन्हें अच्छे से याद कर लो ना, और रिवीजन में केवल बोर्ड के क्वेश्चन, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दियो, और आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन बिल्कुल ना छेड़े, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो सिलेबस है 10th क्लास का केवल उसी में से सब पूरा का पूरा पेपर बनेगा, ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ये कह रहा है द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण दी हुई है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस का 1 इक्वल 0। तो इसमें ये पूछ रहा कि मूलों की, जो मूल कैसे होंगे, कि मूल किस तरीके के होंगे। ऑप्शन है वास्तविक बराबर, एक डी ऑप्शन दिया वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, एक सी ऑप्शन दिया वास्तविक, वास्तविक और परिमेय, और एक डी ऑप्शन दिया है वास्तविक और अपरिमेय। ये 4 ऑप्शन उसने दिए, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। द्विघात समीकरण ये दी हुई है और ये पूछ रहा है कि मूल है, कैसे मूल है, वास्तविक बराबर, वास्तविक नहीं, वास्तविक परिमेय, वास्तविक अपरिमेय। देखो बच्चों, वियुक्त का निकालने वाला जो फॉर्मूला है उसी से ही पता पड़ा है इसकी, डी बराबर होता है b² माइनस के 4ac। तो b का मान निकालेंगे, वियुक्त का मतलब b कितना है, का मान कितना, -4 का स्क्वायर माइनस 4a
ए कितना है 2 और सी का मान कितना है 1। बस इसे सोल्व कर लो। -4 यानी 4, -4 का जब वर्क करते कितना होगा प्लस का 16, 4 दूनी 8, 16 में से 8 गया 8, तो डी का मान कैसा आया ये 8। अब ये जो डी का मान आया है वो 8 आया है, और 8 एक ऐसी संख्या है, नहीं वो पूर्ण वर्ग तो है ना, पूर्ण वर्ग देखो, पूर्ण वर्ग इसमें भी ये देखो, ये धनात्मक आई संख्या प्लस की आई है, पर इसमें भी दो कंडीशन बनती है, एक तो होती है वास्तविक और परिमेय, वास्तविक और परिमेय, और एक होती है वास्तविक और अपरिमेय। यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो लिखेंगे वास्तविक और परिमेय, और यदि वास्तविक जो संख्या है, जो डी का मान यदि एक जो पूर्ण वर्ग संख्या ना है तो उसमें लिखेंगे वास्तविक और अपरिमेय। तो डी का मान देखो ये 8, जो 8 कैसी संख्या, एक पूर्ण वर्ग थोड़ी है, पूर्ण वर्ग का मतलब हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा, 8 का पूरा पूरा वर्गमूल थोड़ी निकल जा। तो डी का मान ऐसा आया है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा डी। देखो ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 0 पे डी बराबर 0 है तभी ये कंडीशन फॉलो हो। वास्तविक नहीं का मतलब है जब डी का मान माइनस का आता है तब वास्तविक नहीं, तो दो ये कंडीशन ही। तो इनमें मैंने अभी अंतर बताया, जब पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो ये वाला आंसर आएगा वास्तविक और परिमेय, और यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आंसर वास्तविक और अपरिमेय, ये हो। तो इसका आंसर डी वास्तविक और अपरिमेय, ये आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छब्बीस और 156, ये दो संख्या दिया का एलसीएम बताया 156 है, तब पूछ रहा है 56 सॉरी ये पूछा है कि एचसीएफ कितना होएगा, एचसीएफ पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन दिए उसने 156, 26, सी ऑप्शन है 18, ये सी ऑप्शन है, और एक डी दिया हुआ है 72, ये ऑप्शन दिए। देखो बच्चों ध्यान दो, देखो एक संख्या ये है और एक संख्या ये है और इनका एलसीएम 156 है, तब पूछ रहा है एचसीएफ का मान क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा। वही फॉर्मूला हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुना एचसीएफ, ये वाला फॉर्मूला। पहली संख्या का मान कितना है 26, दूसरी संख्या कितनी है 156, एलसीएम कितना है, एलसीएम 156 है वो भी, तो एचसीएफ बताना है, बस फॉर्मूला 156 से 156 कट गया, एचसीएफ कितना आ गया 26, तो एचसीएफ बराबर कितना है 26, तो ऑप्शन बी। बेटा अभी ये देखो, ये कुछ बच्चे ये सोचते मतलब सोचते क्या है, उनकी कैलकुलेशन वीक है और थोड़ा सा समय लगे उन्हें, और अभी इतना भी मेरे पास देखो मेरे पास समय भी बेटा इतना नहीं है कि मैं चैप्टर को पूरा डिटेल में समझाऊँ, हर चीज़ ये डिटेल की है। वैसे तो ये चैप्टर में जब बारीकी से जब चैप्टर चलता है जब बताया जाता है, अभी इतना समय नहीं है, अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ और समय भी कम है, तो फिलहाल जितना भी बता रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझा सकूँ और उसकी बारीकियों को भी मतलब बता रहा हूँ, पर अभी भी इतना नहीं खोल के बता सकता कि ये तो बहुत समय लग जाएगा उसके लिए, पर उसके लिए आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, और जब कुछ समय बाद में इसको अच्छे से और चैप्टरों को अच्छे से कराऊंगा। फिलहाल समय नहीं है मेरे पास, फिलहाल जो मैं करा रहा हूँ बस इस पर ध्यान दे लो, बस इतना ही कर लो। आप इतना भी सीख लोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगे। जितना भी कर रहे हो उसे बिल्कुल शांत मन से करना है, एकाग्र होकर करना है, चिंता मत करो बिल्कुल भी पेपर की। देखो चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, जितना भी कर रहे हो बिल्कुल उसे अच्छे से करो, बस उतने कोई अच्छे से कर लो और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ये दिया हुआ है 0 -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या होगी। संख्या पूछा कितनी होगी, ऐसे बहुपदों की संख्या बतानी जिनके 0 -2 और 5 हो, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन जो दूसरा है 2,
तीसरा है 3 और चौथा ऑप्शन दिया है 3 से अधिक। ये देखो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बोर्ड में कई कई बार आए हुए, वो क्वेश्चन मैंने अपने जो नोट्स में बना ले रखे, मतलब उतार रखे हैं और उनमें से ही करा रहा हूँ अच्छे अच्छे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को नोट जरूर करते रहो और रिवीजन जरूर करते रहो अच्छे से समझ के। शून्य माइनस के 2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या पूछ रहा है। देखो बच्चों सबसे पहले ये समझो, माइनस के 2 और 5, माइनस के 2 और 5 इनसे पहले बहुपद बना लेते हैं। तो बहुपद कैसे बनेगा, अल्फा प्लस बीटा मूल्य, ये शून्य दे रखे यानी अल्फा और बीटा के मान है ऐसा समझो। ये शून्य के अल्फा और बीटा, तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकाल लो, तो माइनस के 2 प्लस के 5 तो 3 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा ये शून्यकों का गुणनफल, तो माइनस के 2 गुना 5 2 पंजे 10 माइनस के 10 आया। अब जब बहुपद बनाएंगे तो वो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यहाँ मूलों का योगफल रखा जाएगा तो 3x और साथ में मूलों का गुणनफल। देखो यहाँ प्लस आ गया पर ये माइनस की संख्या तो इसलिए माइनस रख रहा हूँ, 10 बराबर 0। तो बहुपद निकल के ये आया, ये बहुपद बना इन जो ये तो शून्यांक दिए हुए इनसे बहुपद ये निकल के आया है। अब एक बात बताओ, क्या इसी बहुपद के ये शून्यांक है, हाँ जी फिलहाल तो इसी के ही है। और क्या और बहुपद के शून्यांक नहीं हो सकते, हो सकते हैं कैसे, अभी ये लिखा हुआ है, मैं इसमें इस बहुपद में 2 से गुना कर रहा हूँ, 2 से गुना कर रहा हूँ इस पूरे बहुपद में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2 × 6x 2 × 20 बराबर 0। ये देखो बहुपद ये अलग है और ये अलग है, तो ये जो दूसरा बहुपद बन के आया इसके भी शून्यांक यही है, चाहे सोल्व करके देख लो यही निकल के आएंगे। इसी तरह की बार 3 से गुना कर लो, अगली बार 4 से कर लो, 5 से कर लो, 10 से कर लो, 20, इस तरह करते चले जाओ। तो इस तरह तो हमारे 3 से अधिक यानी बहुत, अनंत भी कह सकते हैं इनफाइनाइट, तो अनंत सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, डी। तो डी इसका सही आंसर है। इस तरीके से शॉर्ट में बस थोड़ा यदि ऑब्जेक्टिव में आओ तो ये याद रखो, ऐसा कर सकते हो, ध्यान रखो क्योंकि वहां तुम्हें सोल्व करके नहीं दिखाना, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर सोल्व करना तो ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरीके से सोल्व करोगे, यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ध्यान रखियो, बस ये याद रखो कि माइनस के 2 और 5 या कोई भी और संख्या, कोई भी और शून्यंक दे दो, तो याद रखो वो केवल एक ही बहुपद के शून्यंक ना होते हैं, अनंत के हो गए, बहुत हो गए ऐसे, ये याद रखो, बस इस तरीके से याद रखना है। बस बहुत सारे बहुपदों के हो गए वे शून्य, खाली एक की ना होते, बस ये याद रखो। यदि फिर बता रहा हूँ MCQ में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बस डायरेक्ट ये याद रखो कि अनंत के होते हैं ये बहुपद, मतलब इस प्रकार से अनंत बहुपद होते हैं इनके, तो ये याद रखोगे। और यदि सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको ये इस तरीके से बहुपद मतलब बनाने के बाद उसे दिखाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करके बहुपद बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसके बाद बच्चों देखो इसमें इस क्लास में हमारे जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हम उतने क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आज शाम को या कल सुबह तो पक्का ही एक और वीडियो बना दूंगा, और मतलब इन 3 दिनों में मैक्सिमम जितनी भी वीडियो बना सकता हूं मैं कोशिश करूंगा उतनी बनाना, जिससे आपको सहायता मिल जाएगी उसमें। बस उसे नोट जरूर कर लेना, इन क्वेश्चनों को रिवीजन करके जरूर चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद सर्वांतर, यानी एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर्वांतर ज्ञात करना, सर्वांतर पूछा है तर बताना है, और उसने दिया हुआ है 18 माइनस A14 बराबर 32, यानी A 18वीं टर्म 18वां पद जो है माइनस A जो है 14वीं जो टर्म है इक्वल वो जो दिया 32, यानी 18वीं टर्म और 14वीं टर्म का अंतर जो बताया वो 32 दिया हुआ है, और कह रहा है डी का, यानी सर्वांतर मतलब होता है डी, ठीक है, सर्वांतर का मतलब क्या होता है डी, डी का मान बताना है। ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन है इसके 8 माइनस के 8 8 माइनस के 8, सी है माइनस के 4 और 4, हाँ जी माइनस के 4 और 4 4
और प्लस के चार। देखो ऑप्शन ये था, सवाल ये था कि डी ज्ञात करना है। ये वाला जो हमें जो वो दिया हुआ है, एक बहुपद मतलब संख्या दी हुई है ये वाली, और उन्होंने कह रहा है डी का मान बताओ कितना आएगा। तो सबसे पहले हम A18 जो ये वाली जो पद है हमारा A18 उसे निकालेंगे। A प्लस एन की जगह 18 माइनस के 1 इंटू डी, ठीक, माइनस A जो 14 इस वाली टर्म का वो निकालेंगे A प्लस 14 यहाँ रखेंगे माइनस के 1 इंटू डी, बराबर में क्या रखेंगे 32। A प्लस 18 में से एक गए 17 डी माइनस, माइनस के अंदर गुना कर लेंगे साथ में, माइनस का A प्लस माइनस माइनस, और 14 में से गया 13 डी बराबर 32। ए से ए कट का, 17 में से 13 गया 4 डी बराबर 32। 4 से 32 को भाग दिया, 4 अट्ठे 32 होता है, डी बराबर 8। तो डी का मान कितना आया 8। ए जो हमारा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था, इस तरीके से सवाल करेंगे और इसका जो आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो यदि कोई भी सवाल इस तरीके का रहेगा तो उसे ऐसे ही सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो अगला क्वेश्चन है वो है ये दिया हुआ है कोशेक ए बराबर है सेक ए, तो तब ए का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के बहुत आवे। कोसेक ए बराबर सेक ए ये दिया हुआ, समझेंगे। कोसेक ए बराबर सेक ए, क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई में 1 मान के सेक को इसके अपोन में भेज देंगे। कोसेक ए बटे में सेक ए बराबर में 1। कोसेक को 1 बटे साइन ए और सेक को 1 बटे कोस ए, इस तरह तोड़ लेंगे। एक अंदर के अंदर गुना बाहर के बाहर गुना, ये वाला अंदर के अंदर गुना बाहर के बाहर गुना करेंगे। तो जब कोस ऊपर तो कोस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन, बराबर में 1 चल रहा है। कोस बटे साइन क्या हुआ है कोट ए बराबर 1। अब कोट की जो कोट का जो खन्ना है यानी कॉलम है, कोट की कॉलम में एक कितने का मान हो वो हो 45 का, कोट 45। कोट से कोट कटा तो ए बराबर कितना आगा 45। तो ए का मान कितने डिग्री है 45, बी ऑप्शन। तो आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। बिल्कुल इस तरीके से सोल्व करना है ये सवाल, इस तरीके से हम इन्हें सोल्व कर लेंगे और मान निकल जाएगा। उसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाँ ये वाला। उसके बाद जो क्वेश्चन है बिंदु, 2 बिंदु दिए माइनस का 1 और 3, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइनस का 1 और माइनस के 3 है, माइनस ये भी, और 5 और 3, 5 और 2, दूसरा बिंदु 5 और 2 के बीच की दूरी, बीच की दूरी ये पूछ रहा है। एक बिंदु दिया है माइनस का 1 और माइनस के 3, और दूसरा दिया है 5 और 2 के बीच की दूरी, ये पूछ रहा है इनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखो बच्चों सबसे पहले बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो x2 देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना माइनस का 1, ये माइनस का एक तो फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, एक इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 का मान कितना है 2, ये माइनस इसमें भी आ रहा है फॉर्मूले में तो प्लस हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे। 5 और 1 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 2 और 3 5, 5 का वर्ग 25, 36 और 25 61, तो 61। इसके बच्चों ऑप्शन न दिए, मैंने यहाँ लिख रहा हूँ ऑप्शन थे, ऑप्शन इसके थे, एक तो था ऑप्शन भूल कर मैं लिखना, हाँ
ऑप्शन था एक तो रूट 37, एक बी ऑप्शन है रूट 61, सी ऑप्शन है, इसके बाद सी ऑप्शन है 17 इकाई, और एक डी ऑप्शन था, क्या था, हाँ 3 इकाई, 3 इकाई ये दिया। तो ऑप्शन कौन सा हमारा बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से ये सवाल करना है, 2 बिंदु के बीच की दूरी, बस फॉर्मूला याद रखोगे और आराम से, सबसे आसान सवाल है, सभी आसान ही है, बस ये है तैयारी ठीक से होनी चाहिए, बाकी से कुछ नहीं है, सब आसान ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा सहभाज्य, कौन सा सहभाज्य, कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी जोड़ा है, युग्म है। ऑप्शन दे रखिए, एक तो है 14 और 35, बी ऑप्शन है 31 93, सी ऑप्शन है 18 और 25, और डी ऑप्शन है 32 और 62, हाँ जी 32 और 62, ये 32 ये सवाल पूछा है कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कौन सा सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। देखो सबसे पहले बात कर लेंगे सहभाज्य, को-प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। सहभाज्य संख्या वे होती है जिनका ऐसा जोड़ा, यानी जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, ऐसा पेयर होता है, ऐसा जोड़ा होता है जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, उसे बोला जाता है सहभाज्य संख्या। अब बस यही चेक करना है कि कौन सी संख्याओं का कौन सी संख्या का जो जोड़ा है वो ऐसा है जिसका एचसीएफ 1 आ रहा है, बस ये देखना है हमें। 14 और 35, देखो इनका एचसीएफ क्या 1 आ गया भाई, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो इसका तो 7 आ गया, तो ये नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है हमारा। 31 93 क्या 31 आ जाएगा, क्यों 31 से कम 31 93 होते, तो इसका एचसीएफ 31 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 18 25, हाँ जी 18 पहले से देख लेते हैं, 32 और 62, इसका जो एचसीएफ होता है वो तो 2 आ जाएगा, ठीक है, इसका तो 2 आ जाएगा, मतलब इसका भी एचसीएफ निकल जाता है, क्या आ जाता है 2, क्योंकि 32 को लिख सकते हैं भाई, 32 तो है ही, इसे लिख लेंगे 31 दूनी 62, बिल्कुल, और इसे 16 दूनी 32, मतलब इनका एचसीएफ 2 निकल के आ जाएगा इस संख्या का, तो ये भी ना, तो ऑप्शन कौन सा बचा सी, तो ऑप्शन कौन सा बचा सी ऑप्शन जो हमारा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों का संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरह ये संख्या जो इस प्रकार का जो सवाल आएगा उसमें बस यही देखना पड़ता है कि ऐसा कौन सा जोड़ा है, ऐसी 2 संख्याओं का कौन सा वो जोड़ा है जिसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, उसे बस यही पहचान करनी है, उसे ही बोला जाता है सहभाज्य संख्या। तो ये हमारे जो कुछ खास क्वेश्चन थे सभी चैप्टरों में से, वे मैंने कुछ करा दिए हैं, कुछ अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, जल्दी ही मैं वो नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, आज शाम तक या कल तो जरूर ही डाल दूंगा। तो बच्चों आप इन्हें नोट जरूर करते रहे और रिवीजन जरूर करके जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी और साथ में सब्जेक्टिव दोनों में ही तुम्हें फायदेमंद होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव में ना मिलने वाले, इस तरीके क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी मिलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में भी फायदा मिलेगा इन क्वेश्चनों से और साथ में सब्जेक्टिव में ही मिलेगा। तो बच्चों और एक बात और कहना है कि चिंता बिल्कुल ना करें, पेपर के बिल्कुल जो बेशक 3 दिन पड़े, पर ऐसा ना कि चिंता करके जो कुछ तैयारी करी है वो भी बेकार कर दो, ऐसा कुछ नहीं, जितना भी कर रहे हो बिल्कुल शांत मन से उसे अच्छे से करो, उसका रिवीजन कई बार करके देखो, बोर्ड के जितने भी खास क्वेश्चन है उन्हें जरूर करके देखो, और जो आउट ऑफ सिलेबस है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें उनमें, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस में एक क्वेश्चन नहीं बाहर ऐसा ना आता। कुछ बच्चे सोचते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस में यानी जो क्वेश्चन बोर्ड जो सिलेबस में ना हो उससे भी में से भी क्वेश्चन आ जा, ऐसा कुछ नहीं होता, केवल जो सिलेबस में है उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों ठीक है, इन्हें रिवाइज कर लेना और नोट भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।